हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम टेस्ट 7 का पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 1 जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हमने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। ये क्वेश्चन नंबर 11 से हम स्टार्ट करेंगे। ये जो पहला क्वेश्चन है आपका, वो है आपका वेज एंड मीन्स एडवांस के ऊपर। वेज एंड मीन्स एडवांस एक ऐसा तरीका है जिसके थ्रू जो गवर्नमेंट है वो पैसा निकाल सकती है। कहाँ से? तो जो आपका सेंट्रल बैंक है, यानी कि हम लोग के इंडिया में अगर कहें तो आरबीआई, तो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन है। तो आप इसको एक बार पढ़ लें और उसके बाद मैं इसका आंसर डिस्कस कर लूँगी। इसका सही आंसर होगा ए, वन ओनली, यानी कि ये जो फैसिलिटी है वो सेंटर और स्टेट दोनों के लिए अवेलेबल है टू बोरो फ्रॉम द आरबीआई टू बैलेंस, मतलब कि जो मिस मैच होता है कैश फ्लो का, उसको मैच करने के लिए। तो जैसा आप एक्सप्लेनेशन में भी देख सकते हो 11A होगा इसका आंसर। तो जो ऑप्शन जो सेकंड और थर्ड है वो गलत है, क्योंकि वे और मींस एडवांस जो है वो दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल वेज एंड मींस एडवांस, और जो एसडीआर मतलब स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी। जो नॉर्मल वाला होता है, नॉर्मल वेज एंड मींस एडवांस, वो रिपो रेट पे आरबीआई देती है गवर्नमेंट को। लेकिन अगर गवर्नमेंट हाउएवर अलाउड टू ड्रॉ अमाउंट इन एक्सेस ऑफ द वे एंड मीन्स एडवांस का जो लिमिट होता है उससे ज़्यादा अगर गवर्नमेंट निकालना चाहती है, तो उसमें आपका 2% का ओवरड्राफ्ट, मतलब कि 2 परसेंटेज पॉइंट अबव रिपो रेट वो उस पर चार्ज लगता है। तो अबव रहता है वो 2%, अगर जो लिमिट है उससे ज़्यादा निकाल रही है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है स्टेटमेंट कि नॉर्मल वेज एंड मीन्स एडवांसेस आर प्रोवाइडेड एट लोअर इंटरेस्ट रेट, ये गलत है, क्योंकि एट द सेम रेट जो रिपो रेट है उसी रेट पे दिया जाता है। अगर लिमिट में, अगर लिमिट से ज़्यादा है तो 2% एक्स्ट्रा गवर्नमेंट, 2% मतलब रिपो रेट से 2% अबव उसका लगता है। तीसरा भी गलत है, क्योंकि जो स्पेशल एसडीआर जो है, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी, वो इक्वल नहीं होती है। ये इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए कि 1 परसेंटेज पॉइंट लेस देन द रिपो रेट ड्यू टू बैकिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो यहाँ पे 1 परसेंटेज पॉइंट लेस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। ये है आपका नेशनल इनकम के ऊपर, कि जो नेशनल इनकम है, ठीक है, उसका जो कैलकुलेशन होता है उससे आप क्या एक्सक्लूड करते हो। तो इसमें आपको पता होना चाहिए क्या इंक्लूड करते हैं और क्या एक्सक्लूड करते हैं। तो इसका सही आंसर है 1 और 4, यानी कि हम कॉर्पोरेट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है उसको हटा देते हैं। तो वेज मतलब नेशनल इनकम जो है उसमें आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो है वो हट जाता है, मतलब डिडक्ट कर दिया जाता है। उसी तरह कॉर्पोरेट टैक्स को भी डिडक्ट किया जाता है। अगर हम जो कैलकुलेट होता है पर्सनल इनकम, नेशनल इनकम का, उसके बारे में बता रही हूँ। तो पर्सनल इनकम से का जो फॉर्मूला है वो है नेशनल इनकम माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट मेड बाय हाउस होल्ड माइनस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस ट्रांसफर पेमेंट टू हाउस होल्ड फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड फर्म। तो ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका इन्फ्लेशन पे है। देखिए, इन्फ्लेशन अलग अलग टाइप का होता है, आपको पता है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है और कोर इन्फ्लेशन होता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन वो होता है जो कि आपका ऐसे जो प्रोडक्ट्स होते हैं जो जिसके कारण आप हेडलाइन इन्फ्लेशन में इंक्लूडेड होता है, जिसके कारण ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है, जैसे कि फ्यूल हो गया या आपका फूड क्रॉप्स हो गए। जबकि कोर इन्फ्लेशन में ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और स्टेटमेंट, इसमें आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ए, वन ओनली, यानी कि हेडलाइन इन्फ्लेशन रिफर्स टू द चेंज इन वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स इन द बास्केट इंक्लूडिंग फूड एंड फ्यूल। जबकि कोर इन्फ्लेशन में फूड और फ्यूल को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। कोर इन्फ्लेशन कम वॉलेटाइल होता है, यहाँ पे मोर की जगह लेस होना चाहिए, इसके कारण ये वाला ऑप्शन गलत है। तो 13 का होगा आपका ए, वन ओनली। फिर क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर। तो ये आपको पता होना चाहिए, थोड़ा डिटेल आपको इस बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए, जो ऑप्शन है इसको एक बार पढ़ लीजिए और फिर मैं बताती हूँ कि इसका सही ऑप्शन क्या होगा। देखिए, इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, टू ओनली, यानी कि ये जो सेक्टर है लार्जेस्ट एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, क्योंकि जो लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है वो स्मॉल माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है, मतलब कि एमएसएमई सेक्टर सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयर है ह्यूमन रिसोर्स का। जबकि सेकंड ऑप्शन सही है कि ये
बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है पर यूनिट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टेड, मतलब जितना पैसा या कैपिटल इन्वेस्ट किया जाएगा उसके एंगल से आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट यही एंटरप्राइजेस जनरेट करते हैं। इसलिए इसका सही आंसर होगा 14 का बी, 2 ओनली। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये आपका एडिस इजिप्टी मॉस्क्यूटो होता है, मॉस्क्यूटो का एक काइंड है। उससे आपको बताना है कि कौन कौन से डिजीज़ स्प्रेड करता है। देखिए ये करंट और साइंस रिलेटेड है तो आपको पता होना चाहिए। तो देखिए आप पहले इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं सही आंसर बताती हूँ। इसका सही जो आंसर है वो है डी 1, 2, 3 एंड 4, यानी कि सारे जो भी ऑप्शन है वो सही है। अगर आप जीका वायरस हो, चिकनगुनिया हो, डेंगू हो या येलो फीवर, इन सब में एडिस इजिप्टी मॉस्क्यूटो इसका रोल देखा गया है। ठीक है, तो यही ऑप्शन आंसर में भी दिया गया है कि जो अलग अलग डिजीज़ेज़ हैं उसके बारे में डिटेल दिया गया है, वो आप देख सकते हो खुद से। क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है आपका नेशनल इनकम के बारे में कि आपको बताना है कौन सा आपका यूज़ होता है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। इसका जो सही आंसर होगा आप गेस कीजिए, उसके बाद मैं बताती हूँ। इसका सही आंसर है बी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, अगर हम नेशनल इनकम के बारे में कहें, जो उसका कैलकुलेशन है वो आपका एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट होता है। जो अलग अलग फार्मूलाज हैं इस बारे में ये आपको पता होना चाहिए। एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट अगर कहो तो वो होगा नेशनल इनकम, जिसे हम कहते हैं वो होगा एनएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, ब्रैकेट में इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी, ये इसका फॉर्मूला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो आपका नॉमिनल और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के ऊपर है। तो देखिए इसका सही आंसर आपको बताना है। एक बार आप खुद से सॉल्व कीजिए फिर मैं बताती हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ए 1 एंड 2। जैसा आप देख सकते हैं 1 एंड 2 दोनों सही है, क्योंकि जो नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है ये एक ऐसा मल्टीलैटरल रेट है जो कि रिप्रेजेंट करता है बास्केट ऑफ फॉरेन करेंसी जो कि वेट होता है बाय इट्स इम्पॉर्टेंट टू द डोमेस्टिक कंट्री इन इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, उसी तरह रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट जो है वो होगा इज इंटरप्रेटेड एज क्वांटिटी ऑफ डोमेस्टिक गुड्स रिक्वायर्ड टू परचेज 1 यूनिट ऑफ अ गिवन बास्केट ऑफ फॉरेन गुड्स। और तीसरा गलत इसलिए होगा क्योंकि नॉमिनल नहीं, रियल एक्सचेंज रेट जो आता है उसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे रियल एक्सचेंज रेट के जगह नॉमिनल एक्सचेंज रेट कर दिया गया है, तो इसलिए ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो है आपका प्री पेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में इंडिया में। तो आप सॉल्व कीजिए, उसके बाद मैं इसका सही आंसर बताती हूँ। इसका जो सही आंसर है वो है ए 1 एंड 2, यानी कि जो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है ये एक ऐसे पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि परचेज ऑफ गुड्स और सर्विस हो सकता है, ये सही बात है। और दूसरी बात कि ओनली दोज कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कैन इशू पीपीआईज, ये भी सही है। लेकिन तीसरा गलत है क्योंकि जो प्री पेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो आरबीआई गाइडलाइंस के अनुसार अगर उसका डेफिनेशन देखें तो इज़ अ पेमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट फैसिलिटेट्स द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग फंड्स ट्रांसफर अगेंस्ट वैल्यू स्टोर्ड ऑन सच इंस्ट्रूमेंट। और जो इसका एक टाइप होता है जो जिसे आप कहते हैं ओपन सिस्टम पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, उसमें कैश परमिटेड है, कैश भी आप विड्रॉ कर सकते हो। तो इसलिए थर्ड ऑप्शन गलत है, 1, 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में है, वो भी इंडिपेंडेंस से पहले। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो होगा आपका ए 1 ओनली, यानी कि जो हाफ ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड है वॉज रिस्ट्रिक्टेड टू ब्रिटेन। ये सही है, ब्रिटेन ने अपना जो राज था उसमें ये निश्चित किया कि जो इंडिया सबसे ज़्यादा ट्रेड ब्रिटेन से करे, उसके जो कॉम्पिटिटर हैं बाकी जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं उसके साथ बहुत कम ही इंडिया का ट्रेड होता था, क्योंकि ये सारा ट्रेड इंडिया का ब्रिटिश कंट्रोल था। दूसरा गलत है क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडिया डेफिसिट उस समय कर रहा था, उल्टे हम लोग सरप्लस में चल रहे थे। जो कॉलोनियल पीरियड में जो है रिकॉर्डेड ट्रेड डेफिसिट नहीं होगा, ये गलत है। क्योंकि इंडिया से बहुत सारे एसेंशियल आइटम ब्रिटिश जा रहे थे और इस कारण हमारे देश में खुद स्कार्सिटी हो रही थी, लेकिन हम ब्रिटेन भेज रहे थे सामान और इसके कारण हमें ट्रेड सरप्लस था, ना कि डेफिसिट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है आईएमएफ के ऊपर। आपको बताना है कौन सा आंसर सही है। देखिए ये दोनों ही गलत है,
20D होगा आपका ऑप्शन, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ द मैक्सिमम वोटिंग शेयर फॉलोड बाय यूके, ये गलत है। क्योंकि जो सब टॉप 10 लार्जेस्ट मेंबर्स अकॉर्डिंग टू वोटिंग शेयर है यूएस, उसके बाद है जापान, फिर है चाइना, और इंडिया ऑक्यूपाइज 7th पोजीशन, ना कि 4th पोजीशन। जैसे आप देख सकते हैं 1 2 फर्स्ट जर्मनी है, सेकंड फ्रांस, थर्ड यूके, फोर्थ इटली, ये मतलब कि यूएस फर्स्ट, जापान सेकंड, चाइना थर्ड, फोर्थ जर्मनी, इस तरह से इंडिया का जगह 7th है, ना कि 4th। ठीक है, तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर 20 तक। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो। अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।